दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे होर्मुज में ईरान का जंगी एक्शन। आईआरजीसी ने 2 विदेशी जहाजों को कब्जाने के कमांडो ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। अमेरिका के लिए बुरा ख्वाब बना होर्मुज, बारूदी सुरंगों को साफ करने में लगेंगे कई महीने, ठप हो सकती है दुनिया भर की तेल सप्लाई। एक नन्ही बच्ची की जिद पर ईरान ने बनाया ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ नया हथियार। अहवाज में परेड के दौरान दिखा गुलाबी शाहिद 136 ड्रोन। मस्जिद अल अक्सा में बदसलूकी, इबादत कर रही 6 फलस्तीनी औरतों को इस्राएली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मशहूर जर्नलिस्ट अमाल खलील की मौत। साउथ लेबनान में इस्राएली फौज ने इमारत को बनाया निशाना। रेस्क्यू के लिए पहुंची एम्बुलेंस और रेड क्रॉस पर भी फायरिंग। और सूडान की वॉर इकोनॉमी पर चोट, यूरोपीय यूनियन लगाएगा नई पाबंदियां। शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले कुछ अपडेट्स सुन लीजिए, ये हेडलाइंस से अलग है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मैरीटाइम रेगुलेशंस के वायलेशन का इल्ज़ाम लगाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 विदेशी जहाज़ों को जब्त कर लिया है और एक तीसरे जहाज़ पर फायरिंग की है। अब इस मामले में पनामा ने अपने झंडे वाले जहाज़ और क्रू को पकड़े जाने पर ईरान की कड़ी मजम्मत की है। उधर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान बातचीत और समझौता तो चाहता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से की गई नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी और धमकियां बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। बताओ हम कैसे समझौता कर लें, ये हटाओ तो हम आए। उधर व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने के लिए कोई आखिरी तारीख, कोई डेडलाइन तय नहीं की है और ये पूरी तरह ट्रंप का फैसला होगा कि ये सीज फायर कब खत्म करना है, आज या कभी नहीं। इधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जंगबाजी और सीज फायर के खुले वायलेशन की वजह से अब होर्मुज के रास्ते को दोबारा खोलना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि बमबारी करने से ज्यादा नाकेबंदी ईरान पर दबाव डाल रही है। सेंटकॉम के मुताबिक होर्मुज की नाकेबंदी के बाद से अब तक 31 जहाजों को वापस मोड़ा जा चुका है, जिनमें ज्यादातर तेल के टैंकर थे। वहीं अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ चल रहे जंगी जहाजों के बेड़े के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है और कुछ ही दिनों में वहां पहुंचने वाला है। अब से कुछ घंटे पहले तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिनके बाद में लोगों में खौफ फैल गया, लेकिन बाद में अफसरान ने ये कहा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम की ड्रिल थी, यानी ईरान में हमले से बचने की तैयारी चल रही है। शायद जंग दोबारा शुरू हो सकती है, इसके कोई इनपुट्स ईरान की ऑफिशियल्स, आईआरजीसी, आर्मी सबके पास है शायद। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरें। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े जहाजों पर कब्जा कर लिया है और इसका वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहाजों पर कब्जा हमने कल ही आपको बता दिया था, तस्वीरें आज आई हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के जरिए जारी किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाब पोश और हथियारों से लैस ईरानी कमांडो किस तरह एक कार्गो जहाज पर चढ़ रहे हैं। आईआरजीसी ने तस्दीक की है कि उन्होंने बुध के रोज 2 जहाजों को कब्जा लिया, कंट्रोल में ले लिया और उन्हें ईरान के साहिल की तरफ मोड़ दिया गया। इन जहाज़ों में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी का फ्रांसिस्का और यूनान का एपामिनोडांस शामिल है। दोनों जहाज़ के नाम हैं। ईरानी नेवी का दावा है कि ये जहाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी के, समुद्री सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे थे और बिना परमिट के नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीक जहाज़ या यूनानी जहाज़ एपामिनोडास पर आईआरजीसी की गन बोट्स ने फायरिंग भी की, जिससे उसके ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि क्रू के जो मेंबर्स हैं वो महफूज हैं। एक तीसरे जहाज़ यूफोरिया पर भी निशाना साधा गया था, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में कामयाब रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ये तस्वीरें 23 अप्रैल की सहर में जारी की हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने ये वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर एक्सटेंशन के दावों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हालात कंट्रोल में हैं, दूसरी तरफ ईरान सरेआम समंदर के बीचों बीच जहाज़ों पर कमांडो उतार रहा है। कह रहा है कि तुम हमारे जहाज़ कब्जाओगे, हम तुम्हारे कब्जाएंगे, आओ कब्जा खेल लें। ये सीधा चैलेंज है कि हॉर्मुज की चाबी अब सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास है। जिस तरह से फ्रांसिस्का जैसे बड़े जहाज को जब्त किया गया है, उससे ग्लोबल ट्रेड में हंगामा मचना तय है।
ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी जिल्लत की बात है कि उनके अनलिमिटेड सीज फायर के ऐलान के चंद घंटों बाद ही ईरान ने ये एक्शन ले लिया। साफ है कि ईरान अब किसी कागजी समझौते के इंतजार में नहीं है, बल्कि वो समंदर में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर अमेरिका और इसराइल को ये बता रहा है कि अगर ज़रा भी चालबाजी हुई तो हॉर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज़ ईरान की गिरफ्त में होगा। ये वीडियो ईरान ने उन लोगों के लिए भी जारी किया। हमारे यहाँ भी वो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि ईरान का दम निकल चुका है, ख़त्म होने वाला है, ये इस्लामी निज़ाम ख़त्म होगा। देख लो, ये अमेरिका की नाकेबंदी के बीच किया है। होश में आओ, जंग होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से हमला होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाना। अमेरिका के लिए एक आफत की बात है, सुन लीजिए। हॉर्मुज़ में समुद्री बारूद साफ करने में 6 महीने लग सकते हैं और इन महीनों में दुनिया ठप हो सकती है और अमेरिका की ऐसी तैसी मार सकती है। सब अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। अमेरिका और ज़ायनी खेमा महज 3 दिन में ईरान का निज़ाम पलटने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब वो हॉर्मुज़ के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। 40 दिन की जंग में कुछ नहीं कर पाए। अब 23 अप्रैल की सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को, अमरीकी पार्लियामेंट को बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के जरिए बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस को साफ करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। कम से कम, ज़्यादा का पता नहीं। बड़ी बात यह है कि यह सफाई मिशन तब तक शुरू भी नहीं हो सकता जब तक जंग पूरी तरह खत्म ना हो जाए, वरना ईरान टोकने लगेगा। इस खबर से ट्रंप की रिपब्लिकन और बाइडेन की डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियां गुस्से में हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान पर रहेंगी और अमेरिका को दुनिया कोसेगी। यानी महंगाई और किल्लत से अभी दुनिया की कमर और टूटने वाली है, भक्तों की भी। दोस्तों, फादरलैंड और पापा शेंगो ने जो पड़ी हुई कोई चीज़ ली है उसकी तकलीफ वो तो भुगतेंगे ही, लेकिन पूरी दुनिया को भी उसकी खराशें दिनों तक महसूस होती रहेंगी। हॉर्मुज़ की इस नाकेबंदी ने साफ कर दिया है कि ईरान ने सुपर पावर को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है, बहुत नामुमकिन। अगली खबर सुनिए, बड़ी अहम है। अहवाज, ईरान का एक शहर, यहां पर एक पिंक शाहिद 136 ड्रोन दिखा। और पता खास बात क्या है, ईरान ने ये ड्रोन एक छोटी बच्ची की जिद पर बनाया है, इसराइल के लिए। जरा ध्यान से सुनिए और देखिए ये खबर। ईरान के अहवाज शहर में IRGC ने 22 अप्रैल की रात एक अनोखी परेड निकाली, जिसमें गुलाबी यानी पिंक रंग का शाहिद 136 ड्रोन पेश किया गया। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम है। इस गुलाबी रंग के ड्रोन के पीछे एक वायरल वीडियो की कहानी है, जिसमें एक नन्ही बच्ची ने अपनी हुकूमत से गुजारिश की थी कि तेल अवीव पर पिंक मिसाइल से हमला किया जाए। पिंक कलर बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चियों को। देखते ही देखते वो वीडियो इतना मशहूर हुआ कि अब गुलाबी रंग के ड्रोन और मिसाइलें ईरान के लिए ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ एक नए सिंबल के तौर पर, एक नए प्रतीक के तौर पर देखे जा रहे हैं। अहवाज की सड़कों पर जब ये पिंक ड्रोन निकला तो ये साफ इशारा था कि अब ईरान की आवाम और उसकी फौज एक ही सुर में दुश्मन को मजा चखाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस ताज़ा डेवलपमेंट ने सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। कल ही IRGC के कमांडर ने, बल्कि चीफ कमांडर ने ऐलान किया था कि अगर जंग छिड़ गई दोबारा तो जहां हमारी आवाम कहेगी हम वहां मिसाइल टप से मारेंगे। और आज ये पिंक हथियार बच्ची की ख्वाहिश पर, कुछ गजब ही नहीं चल रहा है ईरान में, बताइए ना। पिंक ड्रोन, पिंक मिसाइल फॉर पिंक। आजकल आप लोग पता नहीं किसी को पिंक कुछ कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसराइली फौज ने अल-अक्सा मस्जिद के सहन से फ़लस्तीनी औरतों को गिरफ्तार करके एक बार फिर जुल्म की इंतहा पार कर दी है। इस हरकत ने पूरे इलाके में टेंशन और बढ़ा दी है। 200 मस्जिद अल-अक्सा में जो हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 23 अप्रैल को फ़लस्तीनी चैनल्स ने, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कल सुबह जब फ़लस्तीनी ख़वातीन अल-अक्सा मस्जिद में इबादत और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थीं, तभी इसराइली पुलिस ने ज़बरदस्ती दखल देकर अल फहम शहर की 6 निडर ख़वातीन को, ऑर्तों को हिरासत में ले लिया। कुछ न्यूज़ नेटवर्क और दूसरे ज़रियों से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम औरतें 1948 के इलाकों यानी ऑक्युपाइड इंटीरियर की रहने वाली हैं। इसराइली फ़ौज की ये कार्रवाई अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में जारी उस बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा है जिसके तहत फ़लस्तीनी नौजवानों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइल की यह हरकत साफ तौर पर एक उकसावा है
एक तरफ लेबनान में सीज़ फायर आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं और ट्रंप अमन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज मुक़द्दस अल-अक़सा मस्जिद की बेहुरमती कर रही है। निहत्ती ख़वातीन को इबादतगाह से उठाना ज़ाहिर करता है कि नेतन्याहू की हुकूमत किसी भी कीमत पर हालात को ठीक नहीं होने देना चाहती। अल-अक़सा फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि उनकी गैरत और पहचान का मरकज़ है फ़लस्तीनियों के लिए, और वहाँ ये हरकत होना उनकी गैरत पर, उनकी पहचान पर हाथ डालने जैसा अमल है। लेबनान में इसराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं और जो ताज़ा हमला हुआ है उसने मुझे पर्सनली काफ़ी तकलीफ़ दी है, क्योंकि मेरी बरादरी की एक बहन नहीं रही। साउथ लेबनान में इसराइली हमले ने अल अखबार की जर्नलिस्ट अमाल खलील की जान ले ली। साउथ लेबनान के बिंत जबील ज़िले से ये खबर आई है जो दुख देती है। अलमायदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अल अखबार नाम के लेबनानी अखबार की रिपोर्टर अमाल खलील को एक सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया। आप ज़रा सुनिएगा। बताया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने करीब 2 घंटे तक उनका पीछा किया और फिर उस इमारत पर हमला किया जहां पर वो मौजूद थी। इस कार्रवाई में इसराइली फ़ौज की जालिमाना हरकत तब और साफ़ हो गई जब उसने मौके पर पहुंची एम्बुलेंसेस पर भी फायरिंग कर दी। यहाँ तक कि रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी स्टन ग्रेनेड फेंके गए ताकि रेस्क्यू टीमें मलबे तक ना पहुंच सकें। अमाल खलील की साथी ज़ैनब फराज ने बताया कि हमले से महज कुछ मिनट पहले ही वो दोनों साथ थे। मलबे को हटाने के बाद अमाल खलील की लाश बरामद हुई, जबकि ज़ैनब फराज इस हमले में ज़ख्मी हुई हैं। इस वाक़े के बाद जर्नलिस्टों की सेफ्टी को लेकर पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। सूडान में जारी खाना जंगी को लेकर यूरोपीय यूनियन यानी EU ने एक बड़ा रुख अपनाया है। EU ने इशारा दिया है कि वो सूडान की वॉर इकनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए नई पाबंदियां, नए सैंक्शंस लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने सूडान में किसी भी तरह की पैरेलल गवर्नेंस को, यानी एक समानांतर सरकार को, पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि वो सूडान के इत्तेहाद और उसकी खुद मुख्तारी के लिए पूरी तरह कमिटेड है। उन्होंने मुल्क के टुकड़े करने की किसी भी एक तरफा कोशिश के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं और कहा है कि इस लड़ाई को एक बड़े रीजनल वॉर में बदलने से रोकना उनका सबसे बड़ा मकसद है। गौरतलब है कि सूडान की आर्मी और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पिछले 4 सालों से चल रही इस खूनी जंग में, या चौथा साल है जंग का, इस खूनी जंग में अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। EU का मानना है कि वॉर इकनॉमी पर लगाम लगाकर ही उन ताकतों को कमज़ोर किया जा सकता है जो इस तबाही की जिम्मेदार है। खबरें और भी थीं, लेकिन लेट आया बुलेटिन और देर रात तक आपको वीडियो दिए, तो दिन में थोड़ा सोना होता है इस वजह से, और ख़बरें भी अपडेटेड नहीं थीं, तो जो हुई हैं वो आपके सामने ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना प्लीज़।